Hello students, today we will discuss about one more important topic which is Kirchhoff's laws. It's a very important topic in current electricity. देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि हम किरचॉफ ने जो लॉज दिए वो क्यों दिए, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, व्हाट इज इट्स यूज। हम जानते हैं कि कोई भी आपको सर्किट ऐसा जिसमें रेजिस्टेंसेस लगे हों, सेल्स लगे हों और आपको किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो बड़ी आसानी से ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके ठीक है हम निकाल पाते हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने बहुत किया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स हो, व्हेन द सर्किट्स आर कॉम्प्लेक्स मींस हम ये ना पता कर पाए कि इनमें से कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, कौन से रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो किरचॉफ लॉ का करते हैं। किरचॉफ ने मुश्किल से मुश्किल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करी और दो लॉज दिए और दोनों लॉज बहुत ही काम के साबित हुए और उनका इस्तेमाल हम करके किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि किरचॉफ लॉज हैं क्या। तो सबसे पहले किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। देयर आर टू लॉज गिवन बाय किरचॉफ फर्स्ट लॉ which we also call as Kirchhoff's current law because it is based on the conservation of charge. It is also called Kirchhoff's current law or it is also known by the name junction rule. जंक्शन जानते हैं, एक पॉइंट, जैसे रेलवे का जंक्शन होता है, बहुत सारी ट्रेन आती हैं और वहाँ से बहुत सारी ट्रेन चली जाती हैं, जो आती हैं वो चली जाती हैं। उसी तरीके से जंक्शन रूल को आप समझ सकते हैं कि किसी पॉइंट पर, किसी जंक्शन पर जो अप्रोचिंग करंट्स हैं, the current approaching towards the junction is always equals to the current leaving the junction. जो करंट अप्रोच कर रहे हैं जंक्शन की तरफ वो हमेशा बराबर होंगे उन करंट्स के, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स के जो जंक्शन को लीव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें I1 I2 आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स O की तरफ जा रहे हैं और O से I3 I4 I5 ये बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब है इन दोनों का सम इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए। ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट समेशन I इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम सर्किट में कैसे लगाएंगे इसको वो भी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ फिलहाल इतना समझ लीजिए कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स अप्रोचिंग जंक्शन इज ऑलवेज 0। अप्रोचिंग और लीविंग जंक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, इसके बाद किरचॉफ सेकंड लॉ जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है और लूप रूल भी कहा जाता है, ये हमेशा क्लोज सर्किट में लगता है, ये ध्यान रखिए। दिस इज एप्लीकेबल इन क्लोज्ड लूप, इसीलिए इसको लूप रूल भी कहा जाता है। अगर सर्किट हमारा ओपन है, लूप हमारा ओपन है, तो हम किरचॉफ सेकंड लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लूप रूल। इसके अकॉर्डिंगली है क्या, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस एनी लूप इज ऑलवेज 0। इट मींस सपोज करो, अब लूप में जरूरी थोड़ी है कि भाई केवल रेजिस्टेंस हो, लूप के अंदर तो आपका सेल भी आ सकता है, रेजिस्टेंस भी आ सकते हैं, तो उनमें जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप जहां जहां हो रहे होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसको समझने के लिए अगर हम ये एक सिंपल सर्किट देखें, यानी मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसकी समेशन V इक्वल्स टू 0 और समेशन डेल्टा V इक्वल्स टू 0, ये भी आपको मिलेगा लिखा हुआ। अब इस सर्किट में इस लॉ को, सेकंड लॉ को लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये मैंने दो सेल्स लिए हैं, E1 E2 इनका EMF है, R1 R2 यहाँ दो ब्रांच में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक तीसरा रेजिस्टेंस R3 है। तो सबसे पहले किसी भी सर्किट में जब हम सेकंड लॉ लगाने जाते हैं तो उसमें फर्स्ट लॉ पहले लगाना पड़ता है। फर्स्ट लॉ का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करोगे तभी तो आगे पता चलेगा कि कैसे कैसे आप किरचॉफ सेकंड लॉ लगा सकते हो। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हमें पहले से लिख दिया, लेकिन आप समझ लीजिए जितने सेल्स हैं पहले आप सेल्स को पकड़ लीजिए, सेल से करंट निकालिए अपने हिसाब से। मान लीजिए यहाँ मैंने I1 लिखा है, आप I2 भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। मान लीजिए E1 सेल से जो करंट आ रहा है I1 आ रहा है और कोशिश कीजिए कि करंट पॉजिटिव से बाहर आता हुआ दिखाई दे, ताकि आपको साइन कन्वेंशन लगाते वक्त आसानी रहेगी। ऐसे ही दूसरा सेल पकड़िए, दूसरे सेल से आपने मान लीजिए करंट निकल रहा है I2, ये करंट I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, यहाँ पहुंच गई। अब इस पॉइंट पे क्या लग जाएगा, पहला रूल जंक्शन रूल। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, इन दोनों का सम बराबर इधर जाना चाहिए, आने वाले करंट बराबर जाने वाले करंट के। तो
यहाँ पे हमने कह दिया इस आर्म के अंदर जो करंट जा रहा होगा कितना जा रहा होगा I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 यहाँ गया, यहाँ जाके I1 चला गया ऊपर और I2 चला गया नीचे। इसका मतलब एक बात और समझ लीजिए, कभी भी अगर हम सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो एक बात समझना और जरूरी है कि हमेशा जो सेल से करंट निकल रहा है उतना करंट सेल के अंदर आना चाहिए वापस। यहाँ जितना करंट निकल रहा है उतना करंट सेल के अंदर वापस आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे लॉ सही है, अदरवाइज गलत है। ये समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन गलत है करंट का, और उसको आप दोबारा भी चेक कीजिए। तो जरा कोशिश करते हैं कि कैसे हम ये लूप रूल लगाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है लूप चुनना। देखो लूप हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। सपोज करो ये मैंने नाम दे देता हूँ यहाँ पे A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिए ताकि आप लूप्स को नाम दे सकें आसानी से। अब देखिए इस सर्किट के अंदर बेसिकली 3 लूप हैं, जिन्हें दो को तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। A, B, E, F, A एक लूप तो ये, दिस इज द फर्स्ट लूप A, B, E, F, A, ये क्लोज लूप हो गया लोग। इसी तरीके से दूसरा लूप हमारा ये भी है B, C या C, D, E, D, C, ये भी एक लूप है। इसकी डायरेक्शन हम ये ले सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा लूप ये भी हो सकता है A, B, C, D, E, F, A, ये भी एक लूप है। देखिए ये हम जानते हैं पहले प्रीवियस नॉलेज से कि अगर हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कम से कम उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं। If you have 2 variables, then you need at least 2 equations to simplify them. If you have 1 variable, you need only 1 variable, 1 equation to simplify that. If you have more than 2, यानी 3 variables हो तो उसके लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन कितनी बनानी है ये हमारे ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल्स अननोन्स। देखिए अगर हम फर्स्ट लूप इसको मान लें और सेकंड लूप इसको मान लें तो पहला काम क्या है, डायरेक्शन चुनना। हम कैसे सर्किट में घूम रहे हैं ये हमारी डायरेक्शन है घूमने की। ठीक है, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही साइंस लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्शन हमने ऐसे ली है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज इन दिस लूप। सो इन लूप फर्स्ट बाय केवीएल, यानी जो हमने सेकंड लॉ लिखा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इक्वेशन लिखें तो देखिए सबसे पहले देखिए सोर्स ऑफ ईएमएफ कितने हैं इसमें, एक है केवल E1। तो E1 और हम ऐसे घूम रहे हैं, करंट भी इसमें ऐसे निकल रहा है, यानी सेल को नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में पहले नेगेटिव टर्मिनल आना चाहिए फिर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सेल का ईएमएफ पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर सेल ये उल्टा लग रहा होता तो इसको माइनस E1 लिखना पड़ता। तो यहां लिखेंगे आप E1 इज इक्वल टू, ठीक है, देखो समेशन B इक्वल टू समेशन IR के फॉर्म में लिखिए, बहुत इजीनेस रहती है। तो समेशन समेशन E का मतलब सेल जितने सर्किट में होना ढूंढो पहले, और यहाँ अकेला है तुमने एक लिख दिया, समेशन E हो गया। समेशन IR का मतलब है अब जहां जहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक रेजिस्टेंस ये है, इस लूप में एक रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हम ऐसे जा रहे हैं, इसमें करंट कितना आ रहा है I1, तो I1 R1। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, इसमें भी करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन एक है, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। ठीक है, और थोड़ा ऐसे रीअरेंज करेंगे तो ये आपको इसे कह सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम मैनर अगर लूप सेकंड में देखें, इन लूप सेकंड जिसे हम ये कहा है, और इसमें हमने डायरेक्शन जो लिए करंट की कैसे ली है, ऐसे क्लॉकवाइज लिए। ठीक है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए तो सबसे पहले देखिए सोर्स ऑफ ईएमएफ E, तो इसका ईएमएफ कितना है E2 इक्वल्स, और तो कोई सोर्स है नहीं, E2 इक्वल्स टू इसमें करंट कितना जा रहा है I2, तो I2 प्लस, आगे देखें अगर ये रेजिस्टेंस देखें इसमें करंट कितना जा रहा है I1 प्लस I2, तो प्लस आएगा साइन क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। सो यू हैव I1 प्लस I2 इंटू R3, ये हमारी दूसरी। तो बेसिकली किरचॉफ सेकंड लॉ का काम इक्वेशंस फॉर्म करना है, और अगर हमें यहाँ नोन वैल्यूज होती तो हम इन इक्वेशंस को R1 R2 E1 E2 सब पता होता तो इनको सॉल्व करके हम I1 I2 निकाल सकते थे, और यही हमारा मेन मोटिव है किरचॉफ लॉज का, टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ठीक है, अब इसी किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करके हमें एक
और टॉपिक पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। जरा देखते क्या है। तो देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज में है क्या, ये इस सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देते हैं, जिसके अंदर कुछ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, एक ब्रिज बनाने के लिए लगे रहते हैं। पी क्यू आर एस ये 4 रेजिस्टेंसेस है जो एक ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं। एक डायगोनल के अक्रॉस आपने गैल्वेनोमीटर और एक की लगा दी K2, और दूसरे डायगोनल का अक्रॉस एक सेल और एक दूसरी की लगा दी K1। इस सर्किट को क्या बोल दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरीके से किरचॉफ लॉ लगा करके हम इसकी बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसकी बैलेंस कंडीशन जो होती है क्या है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अगर ये ब्रिज बैलेंस होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब ये बैलेंस कब होगा, कैसे होगा, ये भी जानना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी को क्लोज करेंगे, फिर इसकी को क्लोज करेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट। अगर पहले इसकी को क्लोज किया फिर इसकी को क्लोज किया और आपने देखा गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है। इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। और बैलेंस कंडीशन लगा करके जो किरचॉफ्स लॉ लगा करके इक्वेशंस बनाएं और आप ये रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन हैव दिस रेशियो इजीली। देखो कैसे, सबसे पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मान लीजिए करंट यहां से आया I, ठीक है, I1 चला गया ऊपर और यहां नीचे कितना रह गया फिर I माइनस I1, क्योंकि यहां पे आने वाला करंट डिवाइड होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। इसके बाद यहां से करंट गया I1 ऊपर, यहां मान लेते हैं IG इधर आ गया। IG का मतलब है गैल्वेनोमीटर करंट, और जो बचा हुआ करंट रह गया वो कितना रह गया, I1 माइनस IG, ये इधर आ गया। ऊपर से IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, मिलकर के इधर चले गए। यहाँ इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो करंट गया कितना गया, I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। ये दोनों मिलकर के यहाँ पहुंचे और वापस आप देखेंगे कि इनको जोड़ दीजिए तो यू विल हैव अगेन I, यानी सेल से जितना करंट निकल रहा है उतना करंट सेल के अंदर वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमने बड़ी अच्छी तरीके से लगा दिया, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दिया आपने, तो अब किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं। तो देखो किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए एक लूप लेते हैं ABDA, प्रूफ देख रहे हैं हम इसका प्रूफ। तो इन लूप ABDA मींस जैसे हमने डायरेक्शन लिखी है वैसे ही हम एरो बना देते हैं। इसमें क्या कोई सेल दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, तो आप 0 कर दीजिए। अब समेशन V इक्वल टू समेशन IR, तो देखो I1 इंटू P, तो P I1, P क्या है, रेजिस्टेंस, इधर G इंटू IG प्लस G इंटू IG माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि हम ऐसे घूम रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो माइनस साइन आएगा, माइनस R इंटू I माइनस I1, एक इक्वेशन आपकी आ गई। अब दूसरा लूप ले लीजिए, इन लूप BCDB, ये डायरेक्शन आपने ली इस बार फिर से BCDB। इस लूप को अगर आप देखें और यहां इक्वेशन फॉर्म करें तो देखो क्या आ जाएगी, अगेन 0, क्योंकि इसके अंदर भी कोई सेल नहीं है। यहां पे देखें इक्वल्स टू QI1 माइनस IG, इधर आते हैं तो माइनस साइन आएगा, माइनस का I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, वापस इसमें आते हैं तो फिर साइन माइनस का आएगा, IG इंटू G माइनस IG इंटू G। ये हमारे पास इक्वेशन आई, इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बैलेंस कंडीशन में जैसे हमने कहा क्या होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आता। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब नहीं आएगा, जब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, मींस I इज 0, ठीक है। सो अंडर बैलेंस कंडीशन IG should be equals to 0, that is when there is no deflection in the galvanometer। अब इन दोनों इक्वेशंस में जहां जहां IG आ रहा है उसको 0 कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो हमें क्या इम्प्लाइज करेगी, 0 इक्वल्स टू PI1, ये 0 हो गया पार्ट, माइनस R I माइनस I1
इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें क्या इम्प्लाइज करेगी, 0 इक्वल्स टू, यहाँ आई जी 0 हो गया तो क्यू आई वन माइनस यहाँ आई जी 0 हो गया तो ये आपका मिल जाएगा एस आई माइनस आई वन, और ये आई जी फिर 0 हो गया। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, और पी आई वन इज इक्वल्स टू आर आई माइनस आई वन, और इस इक्वेशन लिख सकते हैं क्यू आई वन इज इक्वल्स टू एस आई माइनस आई वन। अब क्या करें, जस्ट टेक द रेशियो। अगर इनका आप रेशियो लेंगे तो रेशियो लेने के बाद मैं यहीं पे मैं अगर समझाऊं आपको, अगर रेशियो लेंगे तो ऐसे होगा, इक्वल का निशान ये, अगले स्टेप पे ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, i1 से i1 काटिए, i माइनस i1 से i माइनस i1 काटिए, क्या मिल गया आपको, यू विल हैव द बैलेंस कंडीशन व्हिच इज p अपॉन q इज इक्वल टू r माइनस। ये हमारी क्या कहलाती है, दिस वी कॉल एज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। थैंक यू।